आप लोगों को आज मैं लोकतांत्रिक राजनीति का जो पहला पाठ है, सत्ता की साझेदारी, उसके बारे में बता रहा हूं। किसी भी अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो सरकार है या सत्ता है, उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और विकेंद्रीकरण का मतलब है कि वो सत्ता आपको अपने अधीनस्थों को सौंपनी चाहिए। हमने क्या किया है भारत के अंदर कि हमारी जो सरकार है, उस सरकार को हमने 3 भागों में बांट दिया है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार को जब 3 भागों में बांट दिया हमने, तो सत्ता के ये 3 लोग साझेदार हो गए। प्राचीन भारत में क्या होता था कि राजा था, वही प्रमुख न्यायाधीश था, इसकी इच्छा ही कानून थी, उसने जो कह दिया वही कानून था, वही विधायिका थी। और जो भी काम उसको करना है, कार्यपालिका भी स्वयं ही था और अपने अधीनस्थों द्वारा सारे के सारे कार्य करवाता था। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये आवश्यक है, आई एम रिपीटिंग, वापस कह रहा हूं मैं, कि वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करें। आज हम 2 देशों के उदाहरण के द्वारा इस बात को समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी का क्या प्रभाव या क्या जो परिवर्तन है वो लोगों के बीच में और राज्य के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पड़ता है। सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूं यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। आप लोगों को मालूम होगा कि इस बेल्जियम की जो आबादी है वो केवल 1 करोड़ है। मतलब हमारे देश का एक प्रांत है हरियाणा, उसे अगर हम इसकी तुलना करें तो हरियाणा से इसकी आबादी आधी है। समझ आ रही बात? एकमात्र देश बेल्जियम, उसकी आबादी भारत के राज्य से भी आधी। उस बेल्जियम के अंदर जातीय विभिन्नता पाई जाती है, जैसा कि हमारे देश में भी है जातीय भिन्नता। जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर विश्व में प्रत्येक देश का समाज बटा हुआ होता है। बेल्जियम के अंदर क्या स्थिति है कि वहां पर जो 59% लोग हैं वो डच बोलने वाले हैं, 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। पूरे में बेल्जियम देश की बात कर रहा हूं कि बेल्जियम देश का जो समाज है वो इस प्रकार से बटा हुआ भाषा के आधार पर 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं और 1% लोग जर्मन भाषा बोल रहे हैं। अब जब लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा, वोटिंग होगी, मतदान होगा और सरकार बनेगी, तो ये डच लोग प्रभुत्व में ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, इनकी सरकार बन सकती है। इसी का नाम है समाज के अंदर जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर विभाजन होना। जातीय संघर्ष या भाषाई संघर्ष की शुरुआत यहीं से होती है। अब यहां पर स्थिति क्या है कि जनसंख्या तो डचों की ज्यादा है, लेकिन डच लोग सरकारी नौकरियों में, या धन संपत्ति के मामले में इनका हिस्सा बहुत कम है। धन संपत्ति के मामले में इनका हिस्सा कम है फ्रेंच की अपेक्षा। फ्रेंच लोग आबादी में कम है लेकिन सरकारी सेवाओं में ज्यादा है। इस कारण क्या हुआ, 1950 और 60 के दशक में यहां पर थोड़ा संघर्ष हुआ। 1950 और 60 के दशक में इन लोगों के अंदर संघर्ष हुआ, हो गई, क्योंकि जब किसी एक जाति या एक भाषा वाला का बहुमत हो जाता है तो फिर वो भाषा वाला अपनी सरकार वहां बना सकता है। लेकिन अगर उस भाषा के पास, भाषाई लोगों के पास ज्यादा सरकारी सेवाएं नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, तो वो लोग अपने से नीचे वाले जो लोग हैं, जो संख्या में कम है लेकिन नौकरी में उनसे ऊपर है, तो उनसे वो क्या एक प्रकार की गणना करने लगते हैं।
जो ब्रुसेल्स की बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां इससे विपरीत स्थिति है, उसको थोड़ा समझना। ब्रुसेल्स जो शहर है, जो बेल्जियम की राजधानी है, वहां इससे विपरीत स्थिति है। यहां पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलने वाले हैं। संपूर्ण देश से स्थिति थोड़ी उलट है यहां पर। बात समझ आ रही मेरी? इन लोगों ने क्या किया है कि अपने देश के संविधान के अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए, कुछ ऐसे परिवर्तन किए कि जिससे ये जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया और विश्व के लिए बेल्जियम एक उदाहरण बन गया। अब इन लोगों ने क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूं। 1970 और 1993 इनके अंदर इन्होंने अपने देश के संविधान के अंदर 4 बदलाव किए। पहला बदलाव था कि जो केंद्रीय सरकार है इनकी ब्रुसेल्स में, इसके अंदर डच और फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की बराबरी सुनिश्चित कर ली। जो मंत्रिमंडल बनेगा उस मंत्रिमंडल के अंदर भी इन दोनों समुदाय से आधे आधे लोग लिए जाएंगे। इस प्रकार की उन लोगों ने व्यवस्था कर दी ताकि दोनों प्रकार के जो लोग थे वो इस संविधान से संतुष्ट हो गए कि जितनी हिस्सेदारी बहुसंख्यकों की है, जिनकी संख्या ज्यादा है बोलने वालों की, और जितनी हिस्सेदारी अल्पसंख्यकों की है, कम भाषा बोलने वाले लोगों की, उन दोनों की सत्ता में बराबर बराबर हिस्सेदारी हो गई। दूसरा इन्होंने परिवर्तन क्या किया कि जो केंद्र के अंदर राज्य सरकारें हैं, कई राज्यों में फ्रेंच बोलने वाले की बहुतायत है, कई राज्यों में डच बोलने वाले की बहुतायत थी, तो इन राज्य सरकारों को इन्होंने पूर्ण स्वायत्तता दे दी, पूर्ण स्वायत्तता। अब ये सरकारें जो थी वो केंद्र के अधीन नहीं रही। हमारे जो भारत की राज्य सरकारें हैं कई मामलों में स्वायत्त है, राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर वो कानून बना सकती है, लेकिन अंतोगत्वा हमारे देश की जो केंद्रीय सरकार है वो पावरफुल है, वो ताकतवर है, संघ सूची पर वो कानून बनाती है। अगर केंद्र कोई कानून बनाएगी और राज्य उसके खिलाफ कानून बना देता है तो राज्य का वो कानून अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार इसको ज्यादा अधिकार दिए हुए। इन लोगों ने क्या किया है कि वहां राज्य सरकारों को भी पूर्ण स्वायत्तता दे दी, अपने निवासियों के बारे में वो किसी भी प्रकार का फैसला कर सकते हैं। नंबर 3, इन लोगों ने ब्रुसेल्स में क्या किया कि जो केंद्र सरकार है, चूंकि ब्रुसेल्स में क्या स्थिति थी कि 80% जो लोग थे वो फ्रेंच है ब्रुसेल्स शहर में, लेकिन इन लोगों ने यहां पर भी बराबर की भागीदारी कर दी, केंद्र में भी, सरकार में फ्रेंच और डच दोनों लोगों की आधी आधी भागीदारी सुनिश्चित कर ली। तो राज्यों में भी क्या हुआ, बराबरी स्वीकार कर ली गई। चूंकि ब्रुसेल्स में क्या था कि 80% जो लोग थे वो फ्रेंच भाषी थे, वो अपनी सरकार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने डचों की जो स्वीकार्यता थी उसको स्वीकार कर लिया कि भैया आप लोग 20% ही हैं भले ही इस शहर के अंदर, लेकिन आपकी भी इस सत्ता में बराबर की भागीदारी होगी। डच लोगों ने क्या किया कि राज्यों में फ्रेंच लोगों की बराबर की भागीदारी स्वीकार कर ली। और चौथा जो परिवर्तन हुआ उनके संविधान के अंदर, वो उन्होंने एक तीसरी सरकार और बनाई, तीसरे प्रकार की सरकार, जिस सरकार को हम कहते हैं सामुदायिक सरकार। क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार का मतलब होता है साझा सरकार, समस्त जनता की सरकार, सब लोगों की सरकार। उसमें फ्रेंच की, डच की, सबकी हिस्सेदारी, सबके शिक्षा के अधिकार, संस्कृति के अधिकार, भाषा के अधिकार सुरक्षित रखने की बात इन सरकारों ने की कि भैया हम फ्रेंच भाषा को बचाएंगे, हम डच को भी बचाएंगे। दोनों प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों की सत्ता के साथ साथ सरकारी नौकरियों में बराबर की हिस्सेदारी होगी। दोनों प्रकार के लोगों की समस्त प्रकार की धन संपत्ति पर भी बराबर का अधिकार होगा। इस प्रकार से क्या हुआ कि ब्रुसेल्स और बेल्जियम एक उदाहरण बन गए,
बेल्जियम क्या बन गया? एक उदाहरण बन गया पूरे यूरोपीय समुदाय के लिए। और जब यूरोपीय संघ की बात हुई, पूरे यूरोप के देशों ने अपना एक संघ बनाया, यूरोपीय संघ, तो इन लोगों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? ब्रुसेल्स में। क्यों? कि ब्रुसेल्स ने और बेल्जियम ने विश्व समुदाय को यह समझाया कि केवल बहुसंख्यकवाद के आधार पर हम कोई सरकार नहीं चला सकते। हम गांव का उदाहरण ले लें। मान लीजिए हमारे गांव में 70% आबादी एक जाति विशेष की है। मान लीजिए 70% आबादी ए जाति की है और 30% आबादी बी जाति की है। तो ए जाति के लोग हैं वो अपना सरपंच बना सकते हैं, अपना डेलीगेट्स बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। जब ये करेंगे तो इन 30% लोगों के मन में क्या आएगा? थोड़ी सी चिंता की भावना आएगी, थोड़ी सी ऐसा इनको लगेगा कि भैया हमको बराबर की भागीदारी नहीं मिल रही है। लेकिन जब हम लोग इन 30 को भी साथ ले लें और 100% लोग मिल करके बराबर काम करें तो वो देश, वो गांव, वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। ये बेल्जियम और ब्रुसेल्स विश्व समुदाय के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं श्रीलंका का। जैसा कि आप लोग जानते हो, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब है कि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमारा भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, उसके दक्षिणी सीमा से नीचे श्रीलंका स्थित है। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति मैंने आपको बता दी है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में तमिलनाडु से दक्षिणी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। 2 करोड़ का मतलब हमारे देश का हरियाणा राज्य उसके बराबर की आबादी है। आप लोग जानते हो कि 1948 के अंदर श्रीलंका को आजादी मिली थी। अन्य एशियाई देशों की तरफ श्रीलंका भी कुछ जाति समुदाय में बटा हुआ है। अब कौन कौन से जाति समुदाय हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि 74% लोग जो हैं यहां पर वो सिंगली है। सिंगली का मतलब श्रीलंका के जो अपने आप को मूल निवासी मानते हैं। 18% जो लोग हैं वो तमिल है। तमिल के अंदर भी 2 भाग है। 15% जो तमिल हैं वो श्रीलंका के और 3% तमिल है वो भारत के, क्योंकि श्रीलंका भी अंग्रेजों का दिन था जैसे भारत था। 1948 से पहले वहाँ जो बगीचे थे वहाँ काम करवाने के लिए वो लोग भारतीयों को ले गए, तो उनकी जो संतानें हैं वो आज वहाँ रह गई। हिंदू भी है उसमें, मुसलमान भी है, समस्त धर्म के लोग हैं। तो ये 18% तमिल लोग हैं और 74% सिंगली लोग हैं। 7% की जो आबादी है वो ईसाई भी है यहाँ की, जो ईसाई धर्म को मानती है। ये श्रीलंका की जातीय स्थिति है। समझ आ गई आप लोगों को? अब श्रीलंका के अंदर क्या हुआ कि 1956 के अंदर इन सिंगली लोगों का आधिपत्य है। इस आधार पर इन लोगों ने वहां अपनी सरकारें बना ली। 74% आबादी, बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 3/4 हिस्सा आबादी का इन लोगों ने मतदान द्वारा सिंगली लोगों ने अपनी सरकार बना दी। सारे अधिकार सिंगलियों को, सारे मंत्री सिंगली, सारे सांसद सिंगली, सारे बड़े अधिकारी सिंगली, सारी धन संपत्ति का वितरण भी लगभग सिंगलियों के बीच में। और इन लोगों ने बौद्ध धर्म को एक प्रकार से राज्य धर्म बना लिया। सिंगली लोग हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल लोग के अंदर डिवाइड है, कुछ बौद्ध हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। तो जो शेष वर्ग था सिंगली को छोड़ करके वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध का मतलब होता है जब जनता के 2 समुदाय अपने ही देश के भीतर आपस में भिड़ जाते हैं।
1980 का वो दशक जब ये गृह युद्ध वहां शुरू हो गए। इसके अंदर हजारों लोग मारे गए, देश की धन संपत्ति का नुकसान हुआ और बाकी जो तमिल लोग थे उनके मन में एक प्रकार की घृणा की भावना आने लगी कि भैया हमको सत्ता के अंदर बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, हम लोग यहां उपेक्षित थे। उन लोगों ने तमिल इलम, जिसका मतलब होता है तमिलों की सरकार, तमिल इलम, तमिलों की सरकार अलग अलग राज्यों में मतलब प्रांतों में या स्थानीय आधार पर उनका गठन कर लिया। छोटा सा गांव है, वहां तमिलों की संख्या ज्यादा है तो उन्होंने अपनी वहां सरकार बना दी, तमिल इलम। कोई जिला है जहां तमिलों की आबादी ज्यादा है तो उन लोगों ने वहां तमिल इलम करके अपनी सरकारें बना दी। उन सरकारों का इन सिंगलियों ने विरोध किया क्योंकि सिंगली संख्या में बहुत बड़े थे देश में। तो इनके बीच में जो गृह युद्ध हुआ उसके अंदर विश्व समुदाय के भी कई सैनिक मारे गए, हम सब लोग उससे प्रभावित हुए। अंत में 2009 में जाकर के ये गृह युद्ध की यहां समाप्ति हुई। अब ये मैंने आपके सामने दो उदाहरण पेश किए हैं। एक उदाहरण है बेल्जियम देश का और दूसरा उदाहरण है श्रीलंका का। इससे हमको एक बात समझ में आई है, बहुसंख्यकवाद। अगर किसी देश के अंदर या प्रांत के अंदर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या भाषा विशेष बोलने वाले लोगों का बहुमत है, 50% से ज्यादा उनकी आबादी है, तो वो लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं उस देश के अंदर लोकतंत्र के हिसाब से मतदान द्वारा। लेकिन उन लोगों का यह कर्तव्य है, अगर वो वास्तविक लोकतंत्र में विश्वास कर रहे हैं तो उनका यह कर्तव्य है कि अपने देश की अल्पसंख्यक आबादी, कम भाषाई आबादी वाले लोग, जिनकी सांस्कृतिक विभिन्नता अलग है, जिनके संस्कार अलग है, संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, उन लोगों को भी वो अपने साथ लेकर के चलें। बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में जिस जाति समुदाय, वो किसी भी आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, का बहुमत है, तो वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वो सरकार बनवा सकते हैं। लेकिन बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है कि ये लोकप्रिय सरकार कुछ सालों के लिए होती है, ज्यादा लंबे समय तक इनका कार्यकाल नहीं हो सकता है। अंत में गृह युद्ध और संघर्ष जैसी स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत होती है। बेल्जियम ने जो संविधान में संशोधन किए उससे हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम लोग एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहें जहां सबको लेकर चलें, एक राष्ट्र की भावना हो हमारे मन में कि हम समस्त एक राष्ट्र के निवासी हैं। जब राष्ट्र की बात आती है तो न हमारा कोई जाति है न कोई धर्म है। पाठ का शेष भाग आपको मैं अगले वीडियो में पेश करूंगा, लेकिन आप इस पाठ को जरूर यहां देखिए और इसके ऊपर लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद।